ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्री मोटर एरिया। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने? प्री मोटर एरिया के बारे में पढ़ा था। तो ब्रेन के क्या होते हैं, कुछ एरियाज होते हैं, जिसमें हमने कल पूरा डिस्कस करा था कि प्री मोटर जो एरिया रहता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये फ्रंटल लोब में। तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि ब्रेन में एक और एरिया पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्री फ्रंटल एरिया। ये जो प्री फ्रंटल एरिया होता है ये भी कहाँ पाया जाता है? फ्रंटल लोब में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा था वर्निक्स एरिया। कौन सा एरिया देखा था? वर्निक्स एरिया। वर्निक्स एरिया जो होता है हमने इमेज बना के देखा था कि कहाँ पर पाया जाता है? टेम्पोरल लोब में पाया जाता है। उसका जो काम होता है वो क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग वर्बल लैंग्वेज। ठीक है, वर्बल लैंग्वेज मतलब बोली गई भाषा को समझना किसका काम होता है? वर्निक्स का फंक्शन होता है। तो हमने वर्निक्स का जो फंक्शन रहता है और इससे रिलेटेड डिसऑर्डर उसके बारे में डिस्कस करा था। उसके बाद में हमने पढ़ा था पेराइटो ऑक्सीपिटल एरिया। कौन सा एरिया पढ़ा था? पेराइटो ऑक्सीपिटल एरिया, जिसमें हमने देखा था कि जो हमारा पेराइटल लोब होता है और हमारा जो ऑक्सीपिटल लोब होता है वहां पर एक जंक्शन बनता है, मतलब दोनों आकर जहां पर जुड़ते हैं वहां पर एक क्या बनता है? जंक्शन बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेराइटो ऑक्सीपिटल लोब के नाम से जानते हैं। इसके बाद में हमने देखा था कि इसका जो फंक्शन रहता है वो क्या होता है? रिटन लैंग्वेज, मतलब लिखी हुई भाषा को समझने का काम किसका होता है? हमारे पेराइटो ऑक्सीपिटल एरिया का होता है। और वर्बल लैंग्वेज को समझने का काम किसका होता है? हमारे वर्निक्स एरिया का होता है। इसके बारे में हमने कल पढ़ लिया है। ठीक है, उसके बाद में हम स्टार्ट कर रहे हैं अब डाइएन्सिफिलॉन। क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम? डाइएन्सिफिलॉन। तो हम पहले देख लेते हैं कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने ब्रेन बनाया था, ब्रेन को क्या करा था? 3 पार्ट में डिवाइड करा था। तो जब भी हम ब्रेन पढ़ रहे हैं तो ब्रेन में सबसे पहली बात की डिवाइडेशन नहीं भूलना है कि कौन से पार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखा था कि ये क्या होता है? हमारा फोर ब्रेन होता है। बीच वाले को हम क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन बोलते हैं। और लास्ट वाले को क्या बोलते हैं? हिंड ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद में हमने देखा था कि जो हमारा फोर ब्रेन होता है वो क्या होता है? 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक क्या होता है? सेरेब्रम होता है, जिसके बारे में अभी तक हमने क्या कर लिया है? डिटेल में स्टडी कर लिए है। ठीक है, उसके बाद में एक पार्ट क्या होता है? डाइएन्सिफेलॉन। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो कौन सा स्टार्ट हो रहा है? कौन सा पार्ट स्टार्ट हो रहा है? फोर ब्रेन का पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? डाइएन्सिफेलॉन। तो हमने सेरेब्रम के बारे में पूरा डिस्कशन कर लिया है कि सेरेब्रम जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये फंक्शन कैसे करता है और इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा पार्ट? डाइएन्सिफेलॉन के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि डाइएन्सिफेलॉन क्या होता है और क्या काम करता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे ये क्या होता है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। डाइएन्सिफेलॉन जो होता है वो क्या होता है? हमारे फोर ब्रेन का पार्ट होता है। तो फर्स्ट लाइन तो आपको याद रखनी है कि डाइएन्सिफेलॉन क्या है। तो याद आ जाना चाहिए कि ये कहाँ पाया जाता है। तो हम बोल देंगे कि ये हमारे फोर ब्रेन का क्या होता है? पार्ट होता है। उसके बाद में हम देखेंगे कि इट कंसिस्ट ऑफ, मतलब कि ये किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, या हम बोल सकते हैं कि हमारा जो डाइएन्सिफेलॉन है उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो इसके बारे में जब हमने पूरी टेबल बनाई थी, जब हमने देखा था कि हमारा जो डाइएन्सिफेलॉन रहता है उसमें क्या क्या होता है? बेसल गैंग्लिया होता है, उसमें क्या पाया जाता है? थैलेमस पाया जाता है, साथ ही साथ उसमें क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है, और क्या होता है? लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, क्या होता है? लिम्बिक सिस्टम भी पाया जाता है। ठीक है, तो क्लियर है ये क्या होते हैं? हमारे डाइएन्सिफेलॉन के पार्ट होते हैं, या हम बोल सकते हैं कि छोटे छोटे क्या है हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर है जो कहाँ पर पाए जाते हैं? डाइएन्सिफेलॉन वाले पार्ट में पाया जाता है। तो आपको नाम याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि बेसल गैंग्लिया कहाँ पाया जाता है, तो हम क्या बोल देंगे? हमारे ब्रेन के फोर ब्रेन में पाया जाता है। फोर ब्रेन के अंदर भी पूछ ले कि दोनों में से किस पार्ट में पाया जाता है, तो हम क्या बोल देंगे? डाइएन्सिफेलॉन वाले पार्ट में पाया जाता है। क्लियर है इतना? तो हमको नाम याद रखना है कि क्या क्या होते हैं। बेसल गैंग्लिया होता है फर्स्ट, दो सेकंड क्या होता है? थैलेमस पाया जाता है। उसके बाद में थर्ड क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है, और लास्ट में क्या होता है? लिम्बिक सिस्टम। तो ये क्या होते हैं? हमारे डाइएन्सिफेलॉन के पूरे पार्ट्स होते हैं। क्लियर है? तो अब आगे हम क्या पढ़ेंगे? एक एक के बारे में पढ़ेंगे कि बेसल गैंग्लिया जो रहता है वो क्या होता है और ये क्या फंक्शन करता है। उसके बाद हम देखेंगे कि थैलेमस क्या होता है और ये क्या फंक्शन करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हाइपोथैलेमस क्या होता है और ये क्या क्या हमारे ब्रेन में फंक्शन करवाने का काम करता है। तो इसके बाद में लास्ट में हम देखेंगे कि लिम्बिक सिस्टम क्या होता है और लिम्बिक सिस्टम में क्या क्या पाया जाता है। क्लियर है इतना? तो आज हम देखेंगे बेसल गैंग्लिया के बारे में कि बेसल गैंग्लिया क्या होता है, इससे रिलेटेड डिसऑर्डर क्या क्या होते हैं और ये फंक्शन क्या करता है। क्लियर है इतना? हाँ, लिम्बिक सिस्टम नहीं बोला है मैंने, यहाँ पर बोला है कि डाइएन्सिफेलॉन के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन?
डाइंसिफ्लोन। तो डाइंसिफ्लोन में जितने भी पार्ट होते हैं उसके बारे में एक एक करके पढ़ना है अपन को। तो उसमें फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपन क्या, बेसल गेंगलिया। ठीक है, तो अब जो बेसल गेंगलिया होता है इसको हम क्या बोलते हैं, बेसल न्यूक्लियाई। सबसे पहले तो इमेज देख लो, तो इमेज से क्लियर हो जाएगा कि बेसल गेंगलिया क्या होता है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर होता है इसमें क्या है, ये ब्रेन का पार्ट है ना। बाहर वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं, है ना। और अंदर वाला जो स्ट्रक्चर होता है हमारा उसको हम क्या बोल देते हैं, मेडुला। ये किसका इमेज है, हमारे ब्रेन के अंदर का इमेज है, जिसमें हम बोल रहे हैं कि बाहर वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, ब्रेन का या सेरेब्रम का कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है, और जो अंदर वाला होता है वो क्या होता है, मेडुला वाला पार्ट होता है। तो हम बोल देंगे कि जो हमारा डाइंसिफ्लोन होता है वहां पर क्या पाए जाते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, है ना। तो स्ट्रक्चर देखेंगे हम क्या क्या होते हैं। तो हमने बोल दिया कि डाइंसिफ्लोन वाले पार्ट में क्या पाया जाता है, थैलेमस पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या होता है इसमें, हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे क्या होता है, तो हमने लिख दिया है कि बाहर वाला जो पार्ट है इसको हमने कॉर्टेक्स बोल दिया, जो अंदर वाला ये हमारा पूरा पार्ट है वो क्या हो गया, हमारा मेडुला हो गया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे क्या पाया जाता है, तो यहाँ पर क्या पाई जाती है, कैप्सूल पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल कैप्सूल। मतलब कि इंटरनल कैप्सूल जो होती है वो क्या होती है, डिवाइडिंग स्ट्रक्चर होती है। ये क्या करती है, जो थैलेमस रहता है और जो बेसल गेंगलिया होता है उसको डिवाइड करने का काम करती है। कौन करती है, इंटरनल कैप्सूल। ठीक है, तो इंटरनल कैप्सूल से याद रखना है कि बीच में क्या होती है, एक डिवाइडिंग स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल कैप्सूल के नाम से जानते हैं, जो क्या करता है, बेसल गेंगलिया को और थैलेमस को अलग अलग करने का काम करता है। अब इसमें हमने देख लिया कि ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, इसको हमने क्या बोल दिया, ये क्या है, थैलेमस। क्या है ये, थैलेमस है, राइट साइड का एंड लेफ्ट साइड का, है ना। अब उसके बाद में हमने बोल दिया कि ये वाला जो स्ट्रक्चर बना हुआ है आपको दिख रहा है इमेज में, है ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये पूरा क्या है, बेसल गेंगलिया। क्या है, बेसल गेंगलिया। सिंपल सी चीज, सिर्फ इतना याद रखो कि ये किसके अंदर का इमेज है, हमारे ब्रेन के अंदर का इमेज है। ब्रेन में भी बोले तो कौन सा, डाइंसिफ्लोन वाला पार्ट। अब डाइंसिफ्लोन वाले पार्ट में क्या है, डिवाइडेशन हो रहा है, मतलब कि राइट एंड लेफ्ट। तो जो डिवाइड करता है वो कौन होता है, इंटरनल कैप्सूल। कौन होता है, इंटरनल कैप्सूल। ठीक है, इसका काम क्या होता है, तो हम क्या बोल देंगे, किसको अलग करना, थैलेमस को, और किसको अलग करना, बेसल गेंगलिया को। ठीक है, तो इतनी बात याद रखनी है कि बीच वाला जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, इंटरनल कैप्सूल होता है, जो क्या करता है, इस थैलेमस को, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम, थैलेमस, है ना। और ये हमारा जो साइड में पूरा स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, बेसल गेंगलिया। अभी हमने देखा कि जो बेसल गेंगलिया होता है उसमें भी क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे पार्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो यहाँ पे नाम लिखे हैं, ग्लोबस पैलिडम, क्यूडेट न्यूक्लियाई, पुटामेन, सबथैलेमिक न्यूक्लियाई एंड सबस्टाइना नाइग्रा। तो ये सारे नाम हैं जो अपन को इमेज में दिख रहे हैं, पुटामेन, सबथैलेमिक न्यूक्लियाई, सबस्टाइना नाइग्रा, क्यूडेटेड एंड ग्लोबुलस पैलिडम। ठीक है, तो इसके बारे में अपन अभी पढ़ेंगे। अभी अपन क्या देख रहे हैं कि बेसल गेंगलिया क्या होता है। तो बेसल गेंगलिया नाम आएगा तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि ये पूरा जो स्ट्रक्चर रहता है अंदर का, इसको ही हम क्या बोलते हैं, बेसल गेंगलिया के नाम से जानते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस एरिया को आपने बेसल गेंगलिया बोल दिया, जो छोटे छोटे से ऑर्गन्स है यहाँ पर, इन सबको मिलाकर क्या बनता है, इन सबको मिलाकर हम क्या बोलते हैं, बेसल गेंगलिया के नाम से जानते हैं। क्लियर है, तो अब जब बेसल गेंगलिया बोले तो ये इमेज अपन को याद हो जाना चाहिए। क्लियर है, तो अब हम पढ़ते हैं पहले कि बेसल गेंगलिया क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं हम बेसल गेंगलिया। बेसल गेंगलिया या बेसल न्यूक्लियाई, ठीक है, क्या क्या नाम से जानते हैं इसको, या तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, बेसल गेंगलिया बोल सकते हैं, या तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, बेसल न्यूक्लियाई, दोनों नाम से इसको जानते हैं। अब ये क्या होता है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ डाइंसिफ्लोन ऑफ फोर ब्रेन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो अभी हमने देखा कि ये क्या होता है, डाइंसिफ्लोन का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, डाइंसिफ्लोन, है ना। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ ही रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, डाइंसिफ्लोन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो याद आ जाना चाहिए कि डाइंसिफ्लोन में अपन ने फर्स्ट चीज क्या पढ़ी थी, तो हमने क्या पढ़ा था, एक पार्ट पढ़ा था जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसल गेंगलिया। तो फर्स्ट लाइन वो लिखी है कि ये क्या होता है, बेसल डाइंसिफ्लोन का पार्ट होता है। कहाँ पर पाया जाता है ये, तो फोर ब्रेन में पाया जाता है, ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फोर ब्रेन के भी कौन से सेंटर में, कौन से सिस्टम में पाया जाता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। क्लियर है, उसके बाद में है इट इज अ ग्रे मैटर विद इन अ व्हाइट मैटर। ये क्या होता है, ग्रे मैटर होता है विद इन अ व्हाइट मैटर। अब हमने देखा था कि जो ग्रुप ऑफ सेल बॉडी होता है वो क्या होता है, ग्रे मैटर होता है, और जो ग्रुप ऑफ एक्सोन होता है वो क्या होता है, व्हाइट मैटर होता है।
तो यहाँ पर लाइन क्या लिखी है, इट इज अ ग्रे मैटर विद इन अ व्हाइट मैटर, मतलब हम बोल देंगे कि जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है वो क्या होता है हमारा ग्रे मैटर। कौन सा मैटर होता है, ग्रे मैटर। तो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर क्या होता है और इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो अंदर वाला जो होगा उसको हम क्या बोल देंगे, व्हाइट मैटर। अंदर वाला क्या हो जाएगा हमारा, व्हाइट मैटर, ठीक है। तो बेसल गैंग्लिया जो होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि इट इज अ ग्रे मैटर, ये क्या होता है, ग्रे मैटर होता है। कौन सा मैटर होता है ये, ग्रे मैटर। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी। क्या होता है ये, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, क्योंकि हमने देखा है कि ये क्या होता है, ग्रे मैटर होता है। अब ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर को समझने के लिए आपको प्रीवियस आगे जो लेक्चर में अपन ने पूरा डिस्कस करा था कि ग्रे मैटर क्या होता है, व्हाइट मैटर क्या होता है, और उसका साथ में क्या देखा था, इमेज भी देखा था कि जो ग्रुप ऑफ सेल होता है, सेल बॉडी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर के नाम से जानते हैं। एक इमेज बनाई थी हमने जिसमें हमने बनाया था कि ये क्या हो गया आपका ग्रुप ऑफ सेल बॉडी। तो जहां पर बहुत सारे न्यूरॉन्स की सेल बॉडी इकट्ठी हो गई है, इसको हमने क्या बोल दिया था, ग्रे मैटर, ठीक है। और जहां पर एक्सोन की बहुत सारी एक्सोन्स इकट्ठी हो गई है, इसको हमने क्या बोल दिया था, व्हाइट मैटर, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए, उसी के बाद में ये पॉइंट समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वापस से उस क्लास को जाकर रिव्यू करना, ठीक है। तो क्लियर है। तो हमने क्या बोल दिया कि हमारा जो बेसल गैंग्लिया होता है वो क्या होता है, ग्रे मैटर होता है विद इन अ व्हाइट मैटर, या आप बोल सकते हैं ये क्या होता है, ग्रे मैटर होता है, ठीक है। तो ग्रे मैटर क्या होता है, तो वहां पे वापस से लिखा है क्या, ग्रे मैटर क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी को हम क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर के नाम से जानते हैं। इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो भी आपके सेल बॉडी के ग्रुप रहेंगे उसको हम क्या बोल देंगे, ग्रे मैटर। क्लियर इतना। उसके बाद में व्हाइट मैटर जो होता है वो क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ एक्सॉन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पाए जाने वाले न्यूरॉन जिसमें क्या होता है, एक्सॉन का ग्रुप होता है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, व्हाइट मैटर। क्लियर है इतना। उसके बाद में है ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इन पीएनएस कॉल्ड गैंग्लिया। तो अब ये याद रखने वाली बात है क्योंकि ये चीज तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ग्रे मैटर क्या होता है और व्हाइट मैटर क्या होता है, ठीक है। तो मेन पॉइंट स्टार्ट हो रहा है अपना ये कि ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इन पीएनएस, है ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो सेल बॉडी का ग्रुप रहता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, गैंग्लिया। मतलब सिंपल से याद रख लो कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, कौन सा नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोले तो हम क्या बोल सकते हैं, हमने देखा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होता है, तो याद रखना था कि जो सेंटर में पाया जाता है, जैसे कि मेन पार्ट आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, वो क्या होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। तो उसको छोड़कर जितनी भी एक्स्ट्रा नर्व्स पाई जाती है, ब्रेन और स्पाइनल कोड को छोड़कर, उस पूरे नर्वस सिस्टम को हम क्या बोल देते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हमने यहाँ पे क्या देखा है कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम रहती है वहां पे पाए जाने वाले न्यूरॉन के सेल बॉडी के ग्रुप को, मान लो कि ये क्या है, सेल बॉडी का ग्रुप है, ये क्या है, सेल बॉडी का ग्रुप, कहाँ पर है ये, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो हमने बोल दिया कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सेल बॉडी का ग्रुप रहता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, गैंग्लिया के नाम से जानते हैं। मतलब कि बात तो वही है कि ग्रे मैटर होता है एंड व्हाइट मैटर। अब एक नया ऐड कर देना है बस पॉइंट, क्या, गैंग्लिया वर्ड। कौन सा वर्ड, गैंग्लिया। गैंग्लिया का वर्ड सीधा सा मीनिंग क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाए जाने वाले किसको, सेल बॉडी के ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं, गैंग्लिया बोलते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ऐसा इमेज बना सकते हो ग्रुप ऑफ सेल बॉडी का, नीचे लिख सकते हो इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एरो करके अपन लिख सकते हैं कहाँ पर, गैंग्लिया में। समझ गए, ठीक है। लिखू क्या कि लिख लोगे, ये पॉइंट याद करने के लिए लिख लो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें हमने बोल दिया क्या, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको हम, गैंग्लिया। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। हमने देख लिया कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर
जो सेल बॉडी का ग्रुप रहता है उसको ही हमने क्या कर दिया, उसका नया एक नाम रख दिया, क्या बोल दिया उसको हमने, गैंग्लिया। ठीक है, उसके बाद में है ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड गैंग्लिया। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर सेल बॉडी का ग्रुप पाया जाता है या एक सेल बॉडी का समूह पाया जाता है उसको हम क्या बोल देते हैं, गैंग्लिया बोल देते हैं। बट बेसल गैंग्लिया इज एक्सेप्शन। क्या होता है, बेसल गैंग्लिया क्या होता है, एक्सेप्शन होता है, विच फॉर्म इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या होता है, बेसल गैंग्लिया एक एक्सेप्शन होता है जो कहाँ पर पाया जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। सिंपल सा पॉइंट है, हमने बोल दिया कि गैंग्लिया का मतलब क्या हो गया, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, पर वो कहाँ की सेल बॉडी की बात कर रहा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। तो हमने बोल दिया कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वहां की अगर ग्रुप ऑफ सेल बॉडी है तो हम उसको गैंग्लिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, गैंग्लिया। बट हमने क्या बोल दिया कि बेसल गैंग्लिया क्या है, एक एक्सेप्शन है, मतलब ये सिर्फ एक ही जगह पर पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर पाया जाता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो हमने बोल दिया कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर सेल बॉडी का एक समूह पाया जाता है उसको हम क्या बोल देंगे, बेसल गैंग्लिया। है तो वो भी गैंग्लिया ही, पर हमने क्या कर दिया कि उसको स्पेशल नाम दे दिया, क्या लगा दिया आगे, बेसल लगा दिया। क्या लगा दिया, बेसल। तो हमने बोल दिया कि इसको हम क्या बोल देंगे, बेसल गैंग्लिया के नाम से जानेंगे। क्लियर है, तो सिंपल सा वर्ड है, बस याद रखना है कि जो सेल बॉडी का ग्रुप होता है अगर वो पीएनएस में देखने को मिलता है तो हम उसको किस नाम से बोल देंगे, गैंग्लिया के नाम से। और सेल बॉडी का ग्रुप अगर हमको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दिखता है तो हम क्या बोल देंगे उसको, बेसल गैंग्लिया के नाम से बोलेंगे, मतलब एक वर्ड ऐड कर देंगे, बेसल गैंग्लिया। तो अब क्लियर है कि बेसल गैंग्लिया क्या होता है, क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी होता है इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको ही हम क्या बोलते हैं, बेसल गैंग्लिया। क्लियर इतना। उसके बाद में नेक्स्ट और क्या पॉइंट बन सकता है अपना, तो जो बेसल गैंग्लिया रहता है वो सिचुएटेड होता है नियर द थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हमने अच्छे से पढ़ा है कि वेंट्रिकल्स क्या क्या होते हैं। हमने देखा था कि जो ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर क्या पाई जाती है, होलो कैविटी पाई जाती है। ठीक है, होलो कैविटी के अंदर क्या पाया जाता है, एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। वेंट्रिकल के जो पास में रहती है वो क्या रहती है, कोरोइड प्लेक्सस रहती है, जो क्या करती है, सीएसएफ बनाने का काम करती है। सीएसएफ जो बनता है वो कहाँ से बनता है, तो हमने दो वेंट्रिकल देखे थे, राइट एंड लेफ्ट। तो लेफ्ट में आता है पहले, उसके बाद में कहाँ जाता है वो, थर्ड वेंट्रिकल में जाता है, उसके बाद में कहीं में जाता है वो फोर्थ वेंट्रिकल। तो हमने इससे पढ़ा था कि टोटल जो हमारा ब्रेन होता है वहां पर कितने वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं, 4 वेंट्रिकल पाए जाते हैं। तो उसमें से हमको याद रखना है कि हमारा जो थर्ड नंबर का वेंट्रिकल होता है, कौन सा वेंट्रिकल, थर्ड नंबर का जो वेंट्रिकल होता है उसी के पास में क्या पाया जाता है, बेसल गैंग्लिया पाया जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि बेसल गैंग्लिया कहाँ पाया जाता है, तो हम क्या बोल देंगे, नियर थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन। ब्रेन के थर्ड वेंट्रिकल के पास में क्या पाया जाता है, बेसल गैंग्लिया पाया जाता है। वेंट्रिकल में अपन ने देखा था कि वेंट्रिकल होते हैं दो। ठीक है, मान लो ये क्या है, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल है। इसके पीछे से हमने देखा था कि एक स्ट्रक्चर निकल रहा था जिसको हमने क्या बोल दिया था, थर्ड वेंट्रिकल। फिर उसके नीचे एक और स्ट्रक्चर था उसको हमने क्या बोल दिया था, फोर्थ वेंट्रिकल, है ना। तो हमारा जो बेसल गैंग्लिया है वो कहाँ पर पाया जाता है, थर्ड वेंट्रिकल में, या थर्ड वेंट्रिकल के पास में पाया जाता है। क्लियर है, तो वेंट्रिकल्स जो हमने पढ़ा था, वेंट्रिकल्स को वापस एक बार रिव्यू करना, देखना कि थर्ड वेंट्रिकल कहाँ पर था, वहां पर लिख लेना छोटा सा स्ट्रक्चर का नाम, बेसल गैंग्लिया। क्लियर इतना। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे, इट इज डिवाइडेड बाय इंटरनल कैप्सूल फ्रॉम थैलेमस। ठीक है, तो अभी इमेज में आपको बताया कि जो हमारा ब्रेन का पार्ट होता है उसके अंदर हमने देखा था इमेज में कि बीच में क्या होता है, एक डिवाइडिंग स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल कैप्सूल। ठीक है, तो यहाँ पर वही पॉइंट लिखा है कि जो बेसल गैंग्लिया रहता है वो थैलेमस से अलग होता है या डिवाइडेड होता है किसके द्वारा, इंटरनल कैप्सूल के द्वारा। किसके द्वारा डिवाइडेड होता है, इंटरनल कैप्सूल। तो जो भी हम पॉइंट पढ़ रहे हैं वो सारे किससे रिलेटेड है, आपके इमेज से रिलेटेड है। तो थ्योरी को याद करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि उस इमेज को याद कर लो, क्योंकि जो इमेजिनेशन होता है या इमेज हम देखते हैं वो जल्दी हम क्या कर पाते हैं, परसीव कर पाते हैं, है ना। जो लाइन्स हम पढ़ते हैं या लैंग्वेज हम देखते हैं उसको जल्दी परसीव नहीं कर पाते हैं। तो इमेज में अपन ने देख लिया था कि एक बीच में जो स्ट्रक्चर है जो डिवाइड कर रहा है उसको हम क्या बोल देते हैं, इंटरनल कैप्सूल। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि जो बेसल गैंग्लिया रहता है वो डिवाइडेड होता है किसके द्वारा, इंटरनल कैप्सूल के द्वारा। मान लो कि ये बीच में क्या है इंटरनल कैप्सूल है। यहाँ पे हमने देखा था कि एक स्ट्रक्चर है जिसको हमने क्या बोल दिया था, थैलेमस बोल दिया था। और हमने देख लिया था कि यहाँ पर छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं जो क्या कर रहे हैं, हमारे बेसल गैंग्लिया का फॉर्मेशन करने का काम कर रहे हैं। मतलब इन सारे स्ट्रक्चर को मिला के हम बोलते हैं बेसल गैंग्लिया।
बीच में जो है इसको हम क्या बोलते हैं, थैलेमस। अब हमने देख लिया कि इनको अलग करने वाला एक पार्ट है ना। अगर ये अलग नहीं करता तो थैलेमस और बेसल गैंग्लिया तो साथ में मिल जाते, तो अलग करने के लिए एक पार्ट है या स्ट्रक्चर है जिसको हमने क्या बोल दिया है, इंटरनल कैप्सूल बोल दिया है। समझ में आई इतनी बात। उसके बाद में नेक्स्ट है, इंटरनल कैप्सूल इज अ कॉम्पैक्ट बंडल ऑफ प्रोजेक्शन फाइबर बिटवीन द थैलेमस। ठीक है, तो क्या लिखा है कि इंटरनल कैप्सूल क्या होता है। तो अब इंटरनल कैप्सूल क्या होता है, इट इज अ कॉम्पैक्ट बंडल। क्या होता है ये, कॉम्पैक्ट बंडल है ना, मतलब कि एक बंडल होता है जो क्या होता है, प्रोजेक्शन फाइबर, फाइबर का एक प्रोजेक्शन होता है, मतलब कि फाइबर्स का एक उभार होता है या प्रोजेक्शन होता है ना, जिसको हमने नाम रख दिया क्या, इंटरनल कैप्सूल। जिसका काम क्या रहता है, जो थैलेमस होता है और बेसल गैंग्लिया होता है वो दोनों मिक्स ना हो जाए, मतलब उनको अलग अलग करके रखना। क्लियर है इतना। तो इंटरनल कैप्सूल क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, कॉम्पैक्ट बंडल है फाइबर्स का, है ना, जो क्या करता है, थैलेमस को और बेसल गैंग्लिया को अलग अलग करके रखने का काम करता है। क्लियर है इतना। उसके बाद में नेक्स्ट है, इंटरनल कैप्सूल इट इज द लार्जेस्ट कैप्सूल ऑफ द ब्रेन। इंटरनल जो कैप्सूल होती है वो क्या होती है, तो ये याद रखने वाला एमसीक्यू बनता है कि लार्जेस्ट कैप्सूल होती है, क्या होती है, लार्जेस्ट कैप्सूल होती है ना। तो इंटरनल ब्रेन को इंटरनल जो कैप्सूल होती है वो हमारी क्या होती है, ब्रेन की लार्जेस्ट कैप्सूल होती है, क्योंकि यहाँ से लेकर पूरी ये पाई जाती है और ये दोनों को डिवाइड करने का काम करती है। तो हमने बोल दिया कि ये क्या होती है, ब्रेन की लार्जेस्ट या सबसे बड़ी कैप्सूल होती है। क्लियर है इतना। उसके बाद में है डिवाइडिंग थैलेमस एंड बेसल गैंग्लिया, जिसका काम क्या होता है, थैलेमस को और बेसल गैंग्लिया को डिवाइड करके रखना। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, न्यूरॉन आउटसाइड द इंटरनल कैप्सूल कॉल्ड एक्स्ट्रा पिरामिडल न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन जो रहती है कहाँ पर, आउटसाइड इंटरनल कैप्सूल, है ना। तो मान लो कि आपका ये क्या है, इंटरनल कैप्सूल है, ये क्या है, इंटरनल कैप्सूल है। तो इंटरनल कैप्सूल्स के बाहर में जो क्या पाई जाती है, न्यूरॉन पाई जाती है, इसको हम क्या बोल देते हैं, एक्स्ट्रा पिरामिडल न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा पिरामिडल न्यूरॉन। सिर्फ नाम याद रखना है कि जो हमारी इंटरनल कैप्सूल है इसके बाहर अगर कोई सी भी न्यूरॉन पाई जाएगी, है ना, ब्रेन है तो ब्रेन में पूरा न्यूरॉन ही है, न्यूरॉन से मिलकर ये पूरा ब्रेन बना है। ठीक है, तो उन ब्रेन को उस न्यूरॉन को हम क्या बोल देंगे, एक्स्ट्रा पिरामिडल न्यूरॉन। क्लियर है। उसके बाद में है कि अगर हमारी जो न्यूरॉन रहती है वो कहाँ पर पाई जाती है, इनसाइड कैप्सूल, कैप्सूल के इनसाइड की तरफ अगर पाई जाती है तो हम इसको क्या बोलते हैं, पिरामिडल न्यूरॉन। ठीक है, दिख नहीं रहा हो तो यहाँ पर लिख लेंगे, क्या बोलते हैं हम, इनसाइड अगर पाई जाएगी तो हम क्या बोल देंगे, पैरामीडियल न्यूरॉन। क्लियर है। तो हमने क्या देखा कि अगर जो न्यूरॉन रहती है वो हमारे इंटरनल कैप्सूल के एक्स्ट्रा वाले एरिया में पाई जाएगी तो एक्स्ट्रा वर्ड लगा देंगे, क्या बोल देंगे हम, एक्स्ट्रा पिरामिडल न्यूरॉन। और अगर जो न्यूरॉन्स रहती है हमारे इनसाइड पाई जाएगी, मतलब कैप्सूल के इनसाइड अंदर की तरफ पाई जाएगी, तो हम इसको क्या बोल देंगे, पिरामिडल न्यूरॉन। क्लियर है। तो छोटी सी बात है, बस याद रखना है कि बाहर की तरफ है तो एक्स्ट्रा वर्ड लगा देंगे और अंदर की तरफ होगी तो पिरामिडल न्यूरॉन बोल देंगे। समझ में आई इतनी बात। उसके बाद में नेक्स्ट अब आगे का देखते हैं, इसके बेसल गैंग्लिया के पार्ट देखते हैं हम। ठीक है, तो हमने देख लिया कि बेसल गैंग्लिया क्या होता है, वापस से रिवाइज करते हैं। बेसल गैंग्लिया क्या होता है, तो ये हमारे ब्रेन का एक स्ट्रक्चर होता है ना, कहाँ पर पाया जाता है, तो फोर ब्रेन के डाइंसिफ्लोन वाले पार्ट में बेसल गैंग्लिया पाया जाता है। अब बेसल गैंग्लिया को जानने के लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि गैंग्लिया क्या होता है। तो हमने बोल दिया कि ग्रुप ऑफ सेल इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसको हम क्या बोल देते हैं, गैंग्लिया। ठीक है, तो हमने क्या बोल दिया कि बेसल गैंग्लिया क्या है, एक एक्सेप्शन है, मतलब ये ओनली कहाँ पर पाया जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो ग्रुप ऑफ सेल होता है, सेल बॉडी का जो ग्रुप होता है उसको हमने क्या बोल दिया, बेसल गैंग्लिया। ठीक है, इतना याद रखना है। उसके बाद में हमको याद रखना है कि बेसल गैंग्लिया और थैलेमस को अलग करने के लिए क्या होती है, एक सेंटर में एक इंटरनल कैप्सूल होती है जो क्या करती है, दोनों को डिवाइड करने का काम करती है। अब जो इंटरनल कैप्सूल होती है ये क्या होता है, तो ये क्या होता है, कॉम्पैक्ट बंडल होता है प्रोजेक्शन फाइबर्स का, मतलब एक फाइबर्स का बना हुआ बंडल होता है या एक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, थैलेमस और बेसल गैंग्लिया को अलग अलग करता है। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद हमने देखा कि जो इंटरनल कैप्सूल रहती है उसके बीच में क्या पाए जाते हैं, कुछ न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, जो इनसाइड में होते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, पिरामिडल न्यूरॉन। और जो हमारे इंटरनल कैप्सूल के बाहर पाए जाते हैं, बाहर मतलब एक्स्ट्रा, तो हम वर्ड लगा देंगे एक्स्ट्रा पिरामिडल न्यूरॉन। क्लियर इतना। उसके बाद में हम देखेंगे कि बेसल गैंग्लिया जो रहता है कंसिस्ट ऑफ पार्ट, है ना। तो अभी हमने देखा था कि बेसल गैंग्लिया जो होता है वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट से मिलकर हम उसको क्या नाम देते हैं, बेसल गैंग्लिया नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो कौन सा होता है,
ग्लोबुलस पैलिडम, पैलिडस। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है हमारा, तो इमेज में हम नंबर लिख लेंगे, क्या बोलेंगे इसको, ग्लोबुलस पैलिडस। किस वाले स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं ये, इस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, ग्लोबस पैलिडस। तो इसमें अपन को बस नाम रखना है याद कि कौन कौन से नाम होते हैं। तो टोटल कितने होते हैं, 5 नेम होते हैं। तो सबसे पहले तो नाम याद रख लो। फर्स्ट वाला जो होता है वो क्या होता है, ग्लोबस पैलिडस होता है। उसके बाद में जो सेकंड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूडेट न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसको, क्यूडेट न्यूक्लियस। तो आपको ये न्यूक्लियस जैसा एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है छोटा सा, इसको हम क्या बोल देंगे, क्यूडेट न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद में थर्ड नंबर पे जो आता है वो कौन सा होता है, पुटामेन। ठीक है, जो आपका ग्लोबुलस पैलिडस है उसके बाहर वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पुटामेन। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, सब थैलेमिक न्यूक्लियाई। तो इसको हमने बोल दिया, हमने देखा था कि जो थैलेमस होता है उसके पास में ही क्या पाया जाता है, एक छोटा सा न्यूक्लियस स्ट्रक्चर होता है ना, जो हमारे मिड ब्रेन का पार्ट होता है। किसका होता है, मिड ब्रेन। अभी तक हम क्या कर रहे थे, ब्रेन को याद रख रहे थे ऐसा करके। तो हमने 2 पार्ट बनाए थे और हमने देखा था कि मिड ब्रेन में सिर्फ एक ही पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सब थैलेमिक न्यूक्लियाई बोलते हैं। पढ़ा था कि नहीं, पढ़ा था ना, क्या बोलते हैं हम इसको, सब थैलेमिक न्यूक्लियाई। तो वो ये अपन इमेज में देख रहे हैं अभी, सब थैलेमिक न्यूक्लियाई कहाँ है, कहाँ पर होता है ये, तो थैलेमस के पास में पाया जाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सब थैलेमिक न्यूक्लियाई। जो किसका पार्ट होता है, बेसल गैंग्लिया का पार्ट होता है। उसके बाद में आता है, इसके नीचे एक स्ट्रक्चर जुड़ा रहता है या एक और लेयर होती है जिसको हम क्या बोल देते हैं, सबस्टाइना नाइग्रा। तो हमने पढ़ा था कि सब थैलेमिक न्यूक्लियाई होता है, उसके नीचे जो लेयर पड़ी थी हमने सबस्टाइना नाइग्रा पड़ी थी। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि ये भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक को हम बोल देते हैं पार्स कॉम्पेटा, एक को हम बोल देते हैं पार्स रेटिकुलरिस। तो ये पूरा जब जहां पर भी नाम आता है ना, तो उससे रिलेटेड जो भी चीज हमने पढ़ी थी वो एकदम माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि हाँ ये पॉइंट हमने इससे रिलेटेड याद कर रहे थे। याद कब होगा, जब उसको बार बार रिवाइज करेंगे, है ना। रट्टा मारने से कभी भी ये चीजें याद नहीं हो पाएगी क्योंकि नाम थोड़े से इसके डिफिकल्ट है। तो क्या करना है, अपन को 5 नाम याद रखना है, इमेज से याद रखना है। फर्स्ट वाला जो नाम है इसको हम क्या बोल देंगे, सबसे ऊपर से याद रख लो, या फिर फर्स्ट वाला जो सबसे ऊपर न्यूक्लियस दिख रहा है इसको हम क्या बोल देंगे, क्यूडेट न्यूक्लियस बोल देंगे। क्या बोलेंगे, क्यूडेट न्यूक्लियस। उसके बाद में क्या होता है, ग्लोबुलस पैलिडस स्ट्रक्चर होता है जो अंदर वाला होता है ना। उसके बाहर वाला जो होता है वो कौन सा होता है, पुटामेन। ठीक है, उसके बाद में हमको याद रखना है कि थैलेमस के नीचे वाला स्ट्रक्चर में पाया जाता है जिसको हम क्या बोल देते हैं, सब थैलेमिक न्यूक्लियाई, जो एक न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर है। अभी उसी के बाहर में एक और लेयर होती है जिसको हम क्या बोल देते हैं, सबस्टाइना नाइग्रा, जो डोपामाइन एंड गाबा का सिक्रेशन करती है। क्लियर इतनी बात। तो हमको क्या करना है, इनके नाम याद रखना है और इसके फंक्शन देखना है कि ये क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो जो ग्लोबुलस पैलिडम रहता है ये क्या करता है, ईट कंट्रोल वॉलेंट्री मूवमेंट्स। ठीक है, क्यूडेट जो न्यूक्लियस रहता है ये क्या करता है, इट रिलीज, लिख लो ये, इट रिलीज गाबा। ठीक है, क्या क्या देखा हमने, फंक्शन लिख लिया कि जो ग्लोबुलस पैलिडम होता है, सबसे पहली बात तो इमेज से आपको बस इसके नाम याद रखने हैं कि किस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं। उसके बाद देखना है कि वो क्या क्या काम करता है। अब ये बेसल गैंग्लिया का पार्ट है, मतलब कि हमारा न्यूरॉन्स का पार्ट है। तो ये क्या करता है, सिक्रेशन करता है। किसका सिक्रेशन करता है, न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है, अब न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होता है, तो पहले हमने जब न्यूरॉन्स पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो मैसेज को पहुंचाता है वही हमारा क्या होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर, है ना। तो मैसेज को क्या करना, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाना, किसका काम होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर का। अब बोलते हैं कि न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज कहाँ से होता है, तो हम क्या बोल देते हैं कि बेसल गैंग्लिया वाले पार्ट से न्यूरो ट्रांसमीटर निकलते हैं।
ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि ACTH भरा रहता है, हमने देखा था न्यूरॉन का डायग्राम जिसमें हमने क्या देखा था, सेल बॉडी होता है, एक्सोन होता है, टर्मिनल बटन होते हैं, इसके अंदर क्या रहता है, ACH आपका न्यूरोट्रांसमीटर भरा रहता है। क्या देखा था हमने कि न्यूरोट्रांसमीटर इसमें भरा हुआ होता है। तो अब जो न्यूरोट्रांसमीटर रहता है वो आता कहाँ से है, तो हमारे बेसल गैंग्लिया के जो छोटे छोटे से पार्ट है इनसे ही क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट होते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर अपन वही देख रहे हैं, ग्लोबुलस जो पेरिडम रहता है तो इसका काम क्या रहता है, ये क्या करता है, इट कंट्रोल वॉलेंट्री मूवमेंट। क्या करता है, ये वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारे जो छोटे छोटे मूवमेंट, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में बोला था कि जो हमारा बेसल गैंग्लिया रहता है ये क्या करता है, हमारे फाइन मूवमेंट को कंट्रोल करता है। जैसे कि आई ब्लिंकिंग आप कर रहे हो, है ना, चलते हैं तो हमारे हैंड स्विंग होते हैं, हैंड और माउथ का कोऑर्डिनेशन है, तो ये सब मतलब जो छोटे छोटे हमारे मूवमेंट्स वाले काम है ये भी कौन करता है, बेसल गैंग्लिया का एक जो पार्ट होता है ग्लोबुलस पेलिडुलम, ये करने में हेल्प करता है। क्लियर है। उसके बाद में होता है क्यूडेट न्यूक्लियस। ठीक है, अब याद रखना है हमको क्यूडेट न्यूक्लियस किसको बोलते हैं, तो इमेज याद आ जाना चाहिए कि क्यूडेट न्यूक्लियस क्या होता है। ये क्या करता है, इट रिलीज गाबा, ये क्या करता है, गाबा को रिलीज करता है। ठीक है, अब इस पे स्टार पॉइंट लगा लेना है क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत सारा आया हुआ है बहुत बार कि क्यूडेट न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है। तो क्या फंक्शन होता है इसका, ये क्या करता है, गाबा को रिलीज करता है। ठीक है, उसके बाद में है पुटामेन। पुटामेन जो होता है वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है आपका, तो जो ग्लोबुलस पेलिडम है, पेलिडस है, उसके बाहर वाले स्ट्रक्चर के हम क्या बोलते हैं, पुटामेन। कौन सा मेन बोलते हैं, पुटामेन। ठीक है, तो पुटामेन जो रहता है वो क्या करता है, ये रिलीज करता है न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलाइन। कौन सा रिलीज करता है, एसिटाइल कोलाइन, जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो हमारे मोस्टली न्यूरॉन्स की जो टर्मिनल एंडिंग होती है वहां पर भरा होता है, उसको जो सीक्रेट करता है वो कौन होता है, पुटामेन। तो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है तो स्ट्रक्चर बनता कहाँ से वो भी आपको पता होना चाहिए। तो पुटामेन भी क्या होता है अपना इंपॉर्टेंट, तो इस पर भी स्टार लगा लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जो हमारा एसिटाइल कोलिन रहता है रिलीज कहाँ से होता है, तो हम क्या बोल देंगे, बेसल गैंग्लिया से रिलीज होता है। बेसल गैंग्लिया में भी पूछे कौन से पार्ट से, तो हम क्या बोल देंगे, पुटामेन वाले पार्ट से रिलीज होता है। ठीक है, उसके बाद में होता है सबथैलेमिक न्यूक्लियाई। ठीक है, तो सबथैलेमिक जो न्यूक्लियाई होता है वो कहाँ पाया जाता है, बेसल गैंग्लिया के लोअर वाले पार्ट में पाया जाता है। तो हमने लिखा है कहाँ प्रेजेंट होता है, ये लोअर पार्ट ऑफ बेसल गैंग्लिया। ठीक है, अब इसमें से क्या होता है, इसके पास एक और लेयर होती है जिस लेयर को हम क्या बोल देते हैं, सबस्टाइना नाइग्रा। किस नाम से जानते हैं, सबस्टाइना नाइग्रा के नाम से जानते हैं। अब इसके अंदर भी क्या होता है, ये लेयर भी जो रहती है वो क्या हो जाती है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक को हम क्या बोलते हैं, पार्स कॉम्पेटा, और एक को क्या बोलते हैं, पार्स रेटिकुलेरिस। क्लियर है। अब जो पार्स कॉम्पेटा रहती है क्या करती है, सिक्रेशन करती है। किसका सिक्रेशन करती है, ये डोपामिन क्या होता है, हार्मोन होता है। न्यूरोट्रांसमीटर बोलना है यहाँ पर, क्या बोलना है, न्यूरोट्रांसमीटर। डोपामाइन क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। हार्मोन भी बोल सकते हो, पर आगे अपन अभी पढ़ रहे हैं न्यूरॉन्स के बारे में, है ना। तो सबसे बेस्ट चीज क्या बोलेंगे इसको, ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है, मतलब मैसेज को पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, हमारे बॉडी में जितने भी हार्मोन है वो भी क्या होते हैं, एक तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर ही होते हैं, है ना, क्योंकि हम उसको क्या बोलते हैं, केमिकल मैसेंजर, मैसेज पहुंचाने का ही काम करते हैं। उस तरीके से हमारे जो न्यूरॉन्स रहते हैं ये भी क्या करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर रहते हैं, ये भी क्या करते हैं, मैसेज को ही पहुंचाते हैं। पर अगर फर्स्ट आंसर पूछे कि डोपामाइन क्या है तो हम क्या बोल देंगे, ये न्यूरोट्रांसमीटर है। सेकंड प्रायोरिटी पे हम क्या बोल देंगे कि हार्मोन है। क्या बोलेंगे, फर्स्ट पे क्या बोलेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर। तो हमने बोल दिया कि पार्स कंपोटा जो रहता है उससे क्या निकलता है, डोपामाइन का सिक्रेशन होता है, और जो पार्स रेटिकुलरिस रहता है इससे क्या बनता है हमारा, गाबा। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है जिसका काम क्या रहता है, नाम क्या रहता है, गाबा। तो क्लियर है, इसके पार्ट्स क्लियर है, इसमें कुछ डाउट तो नहीं है। इमेज में, इमेज में बस कुछ नहीं करना है, बस याद रखना है कि सेरेब्रम वाला जो बाहर का पार्ट है इसको हम कोर्टेक्स बोलते हैं, और जो मेडुला वाला पार्ट होता है वो अंदर की तरफ पाया जाता है। मेडुला वाले पार्ट में क्या पाए जाते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस और हमारे बेसल गैंग्लिया के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। अब जो हमारे बीच में स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोल देते हैं, इंटरनल कैप्सूल बोल देते हैं। ये क्या करती है, जो थैलेमस रहता है और हमारा जो बेसल गैंग्लिया रहता है इसको डिवाइड करने का काम करती है। तो बस इतनी सी इमेज याद रखनी है, इसको याद रखना है, ये थैलेमस होता है, और जो साइड के जितने भी स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोल देते हैं, बेसल गैंग्लिया। तो अब बेसल गैंग्लिया में कौन कौन से पार्ट होते हैं, नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, और उनके फंक्शन भी याद रखने पड़ेंगे कि वो क्या फंक्शन करता है। क्लियर है इतना। नेक्स्ट अब देखते हैं आगे हम फंक्शन ऑफ बेसल गैंग्लिया। ठीक है, तो अभी हमने देख लिया कि बेसल गैंग्लिया क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ सेल बॉडी होता है काय के अंदर, CNS के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ग्रुप ऑफ सेल बॉडी को हम क्या बोलते हैं, बेसल गैंग्लिया बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमको देखना है कि ये क्या क्या फंक्शन करता है।
तो ये क्या करता है, इट कंट्रोल ऑटोमेटिक वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ बॉडी। किसको कंट्रोल करता है ये, ऑटोमेटिक वॉलेंट्री मूवमेंट। जैसे कि आई ब्लिंकिंग कर रहे हैं, क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है ना, ऑटोमेटिक मूवमेंट है। मतलब अगर आप थोड़ी देर तक कंट्रोल भी कर लोगे तो अपने आप थोड़ी देर बाद अपने आप ही ब्लिंकिंग हो जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि ऑटोमेटिक जितने भी वॉलेंट्री मसल मूवमेंट है ना। अब वॉलेंट्री क्यों बोल रहे हैं इसको हम, क्योंकि ये भी हमारी इच्छा पे निर्भर करता है ना। अगर हम चाहे तो थोड़ी देर के लिए हमारी आंखों को खुला रख सकते हैं, मतलब कि कैसा है, ये वॉलेंट्री भी है, साथ में ये ऑटोमेटिक भी है। थोड़ी देर तक, ज्यादा देर तक रखोगे तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक आंखें बंद हो जाएगी, आईलिड नीचे हो जाएगी। क्लियर है। तो हमने बोल दिया कि जो बेसल गैंग्लिया रहता है ये क्या करता है, कंट्रोल करता है ऑटोनोमिक वॉलेंट्री मसल्स ऑफ बॉडी को। क्लियर है इतना। उसके बाद में नेक्स्ट हमको याद रखना है कि दूसरा फंक्शन क्या होता है, इट कंट्रोल फाइन मूवमेंट ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी के क्या करता है ये, फाइन मतलब छोटे छोटे जो मूवमेंट है उनको क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सोलोविंग ऑफ सलाइवा, हम क्या कर रहे हैं, सलाइवा को सोलो कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, पढ़ाते पढ़ाते मैं बोल रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि बोलते रहूंगे तो सलाइवा सोलो ही नहीं होगा, ऐसे तो सलाइवा बाहर निकलने लग जाएगा ना। तो सलाइवा क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली वॉलेंट्री मूवमेंट कर रहा है या फिर अपने आप ही कंट्रोल हो रहा है और अपने आप ही अंदर जा रहा है, मतलब कि फाइन मसल्स के मूवमेंट है। ठीक है, तो हम बोल देंगे कि हम सलाइवा को सोलो कर पा रहे हैं, किसकी वजह से, बेसल गेंगलिया की वजह से। ठीक है, तो ऐसे पर्सन जिसमें क्या होता है, ड्रोलिंग ऑफ सलाइवा होता है, मतलब सलाइवा डूबता है। ऐसे मेंटल डिसऑर्डर होते हैं ना जिसमें कि सलाइवा क्या होता है, ड्रॉप होता है, बाहर निकलता रहता है। ठीक है, जो से अनकॉन्शियस पेशेंट हो गए इन सब में, तो उनमें क्या हो जाता है कि जो बेसल गेंगलिया रहता है ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता है। जब बेसल गेंगलिया काम नहीं करेगा तो हमारे जो ये फाइन मसल्स के मूवमेंट है, छोटे छोटे जो काम है, इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हमको उससे याद रखना है कि सोलोविंग ऑफ सलाइवा भी कौन करवाता है, बेसल गेंगलिया ही करवाता है, मतलब वो कंट्रोल करता है। उसके बाद में है स्विमिंग ऑफ आर्म ड्यूरिंग द वॉकिंग। हम क्या करते हैं, जब चलते हैं तो हमारे हाथ, हम चलते हैं तो डायरेक्ट ऐसे चलते हैं क्या, नहीं चलते हैं ना, अपने आप ही हाथ ऐसे होने लग जाते हैं, स्विमिंग करने लग जाते हैं। क्यों करने लग जाते हैं, बेसल गेंगलिया की वजह से। क्योंकि बेसल गेंगलिया क्या करता है, बैलेंस बनाने के लिए हैंड की स्विमिंग करवाता है। पर ये छोटे छोटे से मूवमेंट है, तो हमने बोल दिया कि ये फाइन मसल मूवमेंट को कंट्रोल करता है। क्लियर है इतना। उसके बाद में है ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड। आईलिड जो हम ब्लिंकिंग करते हैं, बता दिया मैंने अभी, ये भी क्या होता है, फाइन मूवमेंट होता है जो ये कंट्रोल करता है। उसके बाद में है थ्रेटनिंग इन नीडल। जब हम क्या करते हैं, सुई में धागा डालते हैं, है ना, नीडल के अंदर क्या करते हैं, धागा डालते हैं, तो छोटा सा मसल्स मूवमेंट है, मतलब कि ये फाइन मसल मूवमेंट कर रहे हैं अपन, छोटा सा, है ना। तो इसमें भी जो हेल्प करता है वो कौन करता है, बेसल गेंगलिया करता है। ठीक है, उसके बाद में है हैंड राइटिंग। जब हम लिखते हैं तो हम जब राइटिंग कर रहे हैं, हैंड का यूज करके क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो मतलब क्या है, ये फाइन मूवमेंट है हमारी बॉडी का। फाइन का मतलब ही क्या होता है, छोटा, छोटे छोटे मूवमेंट, है ना, जैसे कि लिखना, तो इसमें भी क्या करता है, बेसल गेंगलिया ही हेल्प करता है। क्लियर है। उसके बाद में एक और चीज एग्जांपल के लिए याद रख सकते हो, जैसे कि लिखने में हेल्प करता है, मतलब हैंड राइटिंग में ये हेल्प करता है। तो अगर क्या हो जाएगा, जो पर्सन है उसको क्या हो गया, बेसल गेंगलिया से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो गया या बेसल गेंगलिया डैमेज हो गया, फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो इस कंडीशन में जो पर्सन रहता है वो लिख नहीं पाएगा। क्यों नहीं लिख पाएगा, क्योंकि लिखेगा कब, क्योंकि ये जो होते हैं मूवमेंट वो कैसे होते हैं, फाइन होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। वो कंट्रोल कौन करता है इसको, बेसल गेंगलिया। अगर बेसल गेंगलिया प्रॉपर्ली फंक्शन ही नहीं कर रहा है तो जो लिखने के हमारे छोटे छोटे मूवमेंट है ये भी कंट्रोल नहीं हो पाएंगे। जब लिखने जाएगा तो उसके हाथ से कांपेंगे, है ना। बहुत सारे पर्सन अपन देखते हैं ना जिनमें डिसीज रहता है मेंटल सेरेब्रोटी, तो उसमें क्या होते हैं, उनके हाथ जो रहते हैं अपने आप दूसते हैं, कांपते हैं, है ना। तो क्यों कांपते हैं, क्योंकि बेसल गेंगलिया जो फाइन मसल मूवमेंट है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या हो गया है, अनकंट्रोल हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो उसके हैंड रहते हैं वो क्या करने लग जाते हैं, ट्रिमिंग करने लग जाते हैं या उसको ट्रेमर्स आते हैं। क्लियर है इतना। उसके बाद में होता है इट हेल्प इन ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग। बेसल गेंगलिया क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग करने में भी हेल्प करता है। मतलब हम कुछ भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं किसी चीज को या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, छोटे छोटे मसल्स के मूवमेंट है हमारे, तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा बेसल गेंगलिया। ठीक है, तो हमको सिर्फ इतना से याद रख लेना है कि ये क्या करता है, कंट्रोल करता है फाइन मसल्स मूवमेंट, और ये सारे इसके क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं। क्या होते हैं इसके एग्जाम्पल, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या होते हैं इसके सारे एग्जाम्पल। तो एग्जाम आप याद रखने आपको कि फाइन मूवमेंट कौन कौन से होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बनेगा इससे, कि जो स्विमिंग ऑफ आर्म ड्यूरिंग द वॉकिंग किसकी वजह से कंट्रोल होता है, तो ये अपन को याद आ जाना चाहिए कि ये क्या है, फाइन मसल मूवमेंट है। तो उससे याद आ जाएगा कि हमको किससे कंट्रोल होता है, ये बेसल गेंगलिया के द्वारा कंट्रोल होता है। क्लियर है इतना। जैसे कि हम बोल देंगे कि ड्राइविंग स्किल सीख लिया आपने, तो ये मूवमेंट है ना, हैंड का मूवमेंट हो रहा है ना उसमें, तो किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा है, तो हम क्या बोल देंगे, प्री मोटर एरिया। बेसल गेंगलिया का से आ गया, ड्राइविंग करना क्या फाइन छोटा सा काम है, फाइन मसल मूवमेंट का काम है, उसमें तो पूरा ही मतलब लगता है ना, ताकत लगती है ना, हाथों की पैरों की दोनों चीज का फंक्शन लगता है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, कैसे कंट्रोल होता है वो, प्री मोटर एरिया। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो स्किल का काम रहता है, सीखने का काम रहता है, वो कौन करवाता है, हमारा प्री मोटर एरिया।
इसलिए बोलते हैं कि जब आगे का पढ़ रहे हैं ना तो पहले पीछे का रिकॉल करते हुए चलो कि क्या चीजें हमने उस पार्ट के बारे में याद करी थी, है ना, नहीं तो सब दिमाग से साफ हो जाएगा कि आगे क्या पढ़ा है। समझ में आ गया इतना। उसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं हम एथेलोसिस। ठीक है, तो हम देख रहे हैं अब रिलेटेड डिसऑर्डर किससे रिलेटेड, बेसल गैंग्लिया से रिलेटेड। ठीक है, तो फर्स्ट डिसऑर्डर का हमारा नाम क्या है यहाँ पर, एथेलोसिस। सबसे पहली बात कि हमने पढ़ लिया कि जो बेसल गैंग्लिया होता है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो कहाँ पर पाया जाता है, किन किन पार्ट से मिलकर बेसल गैंग्लिया बना होता है। दूसरी चीज हमने पढ़ ली कि जो बेसल गैंग्लिया के पार्ट्स होते हैं वो क्या फंक्शन करते हैं, मतलब कौन से न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करते हैं। उसके बाद हमने देख लिया कि जो बेसल गैंग्लिया होता है वो क्या फंक्शन करता है, क्या फंक्शन करता है, ये फाइन मसल मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करता है। एग्जाम्पल हमने याद कर लिए। उसके बाद हम देख रहे हैं डिसऑर्डर, है ना, तो डिसऑर्डर में क्या हो जाएगा, जो काम वो करता था वो काम अब वो नहीं कर पाएगा, उसको हम क्या बोल देंगे कि इसमें क्या हो गया है, बेसल गैंग्लिया से रिलेटेड डिसऑर्डर हो गया है। क्लियर है। तो फर्स्ट जो हमारा डिसऑर्डर होगा वो क्या होगा, एथेलोसिस। क्या होगा, एथेलोसिस। तो जहां पर भी एथेलोसिस नाम आ जाता है याद आ जाना चाहिए किससे रिलेटेड डिसऑर्डर है, ये बेसल गैंग्लिया। तो अब देखेंगे एथेलोसिस में क्या होता है, रैपिड ट्रिमिंग। क्या होता है इसमें, रैपिड ट्रिमिंग। ट्रिमिंग का मतलब क्या होता है, दूजना, ट्रेमर्स आना बोलते हैं ना, कन्वर्जन आना, ट्रेमल्स आना, है ना, तो ये क्या हो जाता है, रैपिडली ट्रिमिंग। जो पर्सन रहता है वो क्या करता है, रैपिडली ट्रिमिंग। इस टाइप का पेशेंट कहीं देखा होगा आपने, जो क्या करता है, अपने हाथों की उंगलियों को ऐसे ऐसे करता रहता है कंटिन्यूसली, है ना, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एथेलोसिस। ठीक है, जिसमें क्या होता है, रैपिडली ट्रिमिंग होती है, मतलब जो हैंड रहते हैं वो क्या होते हैं, उसके रैपिडली ट्रिम होते रहते हैं, मतलब कि क्या करता रहता है वो, उसको बार बार ट्रिमर्स आते रहते हैं, मतलब बोल सकते हैं कि मूवमेंट करता रहेगा। उसके बाद में कैसे होते हैं, पर्पसलेस इनवॉलेंट्री फाइन मसल मूवमेंट। इनवॉलेंट्री मतलब क्या, कि वो उसके कंट्रोल में नहीं होते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि बेसल गैंग्लिया ही इन छोटे छोटे मूवमेंट को कंट्रोल करवाने का काम करता है। हम लिख रहे हैं तो हमारी उंगलियों को कंट्रोल करवाने का काम, अभी हम नॉर्मल है, हमारा बेसल गैंग्लिया अच्छा है, मतलब हम प्रॉपरली हमारी उंगलियों को हम चाहेंगे तो लिखेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारा बेसल गैंग्लिया क्या है, प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। पर जब पेशेंट को डिसऑर्डर हो गया कौन सा, एथेलोसिस, कौन सी कंडीशन हो गई, एथेलोसिस, तो हमने बोल दिया कि इसमें क्या होता है, जो उसके हैंड होते हैं वो क्या करते हैं, रैपिडली ट्रिमिंग करते हैं, मतलब दूसते रहेंगे। कैसे दूजेंगे, पर्पसलेस। पर्पसलेस मतलब कि कोई पर्पस ही नहीं है, फिर भी अपने आप ही दूज रहे हैं वो, है ना। अपन हाथ का मूवमेंट करते हैं जब अपन को कुछ चीज उठानी हो या कुछ चीज लिखना हो या कुछ काम हो, पर इस कंडीशन में क्या हो रहा है, वो रैपिडली ट्रिमिंग कर रहा है, मतलब कुछ पर्पस नहीं है उसका, फिर भी उसके हाथ अपने आप ही दूज रहे हैं, जो कि कैसे हैं, इनवॉलेंट्री है, मतलब उसके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि जब बेसल गैंग्लिया ही डैमेज है तो वो क्या नहीं कर पाएगा, मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। समझ में आई इतनी बात। तो बस इतना याद रखना है कि एथेलोसिस नाम याद आ जाए तो याद आ जाना चाहिए कि हैंड के मूवमेंट से रिलेटेड डिसऑर्डर था, जिसमें क्या होता है, रैपिडली वो ट्रिमिंग करता रहता है, मतलब उसके हाथ दूसते रहेंगे, और पर्पसलेस इनवॉलेंट्री फाइन मसल मूवमेंट होगी, मतलब बिना किसी पर्पस के भी वो मूवमेंट अपने आप ही करता रहेगा, मतलब बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, सो रहा है, तभी उसके हाथ जो रहेंगे वो अपने आप ही दूसते रहेंगे। समझ गए इतनी बात। उसके बाद में फर्स्ट हमारा एथेलोसिस होता है। ठीक है, तो इमेज में हमने देख लिया कि क्या करता है, पोजीशन ऑफ फिंगर इन मूवमेंट ऑफ एथेलोसिस, मतलब कि क्या करेगा वो, जो उसके हैंड रहते हैं इस टाइप के आपको देखने को मिलेंगे, मतलब वो कैसे भी हाथ का मूवमेंट करता रहेगा। आपने देखा होगा जैसे कि डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे भी रहते हैं, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी वाले बच्चे रहते हैं ना, उनमें भी ये साइन देखने को मिलता है अपन को, है ना, जो चुपचाप बैठे रहते हैं एक जगह पर, वो अपना हाथ ऐसे ऐसे करते रहते हैं। ठीक है, नहीं देखा होगा तो आपको जो मिलेंगे साइकेट्रिक वार्ड में मिल सकते हैं इस टाइप के पेशेंट, तो जिसने क्लिनिकल ड्यूटी करी होगी उनने इस टाइप के पेशेंट देखे होंगे। ठीक है, तो जो सेकंड अपना बेसल गैंग्लिया से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, उसमें क्या होता है, क्या बोलेंगे इसको अपन, हंटिंगटन कोरिया। क्या बोलेंगे, हंटिंगटन कोरिया। ठीक है, तो अब हंटिंगटन कोरिया क्या होता है, तो हम इसको बोल देंगे क्या होता है, हंटिंगटन कोरिया होता है। क्या होता है, हंटिंगटन कोरिया। तो इसमें भी क्या होता है, इनवॉलेंट्री क्या कर रहा है, वो मूवमेंट कर रहा है, बेसल गैंग्लिया डैमेज के कारण ये डिसऑर्डर हुआ है, मतलब याद हो जाएगा अपन को कि जो फाइन मसल मूवमेंट थे वो कंट्रोल नहीं हो रहे। पर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें क्या होता है, चलो इसमें ओनली हैंड का मूवमेंट करता है। किसका मूवमेंट करता है, ओनली हैंड का, हाथों का अलग इस तरीके से वो मूवमेंट करता है। बट जो हंटिंगटन कोरिया होता है उसमें क्या करेगा, वो पूरी बॉडी का मूवमेंट करेगा, मतलब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हैंड को भी क्या कर रहा है, वो एक हैंड को ऐसा कर रहा है, एक हैंड को इधर मोड़ रहा है। ठीक है, और क्या कर रहा है, वो पैर को भी अजीब तरीके से मोड़ रहा है। ठीक है, जैसे कि अपन मोस्टली देखते हैं जो अंधविश्वास वाले लोग रहते हैं वो क्या मान लेते हैं, ऐसा पेशेंट होता है तो क्या बोल देते हैं कि इसमें तो कोई चुड़ैल का साया है, बोलते हैं ना, भूत का साया है, चुड़ैल का साया है, रात में तो ये पैर उल्टा कर लिए थे इसने, हाथ उल्टा कर लिए थे, है ना, तो अब उसको चुड़ैल नहीं बोलना है, क्या बोलना है कि उसका जो बेसल गैंग्लिया है वो क्या हो गया है, डैमेज हो गया है, मतलब उसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिस कंडीशन में उसके जो इनवॉलेंट्री क्या हो रहे हैं, अपने आप ही मूवमेंट हो रहे हैं, अपने आप पैर पीछे हो रहे हैं, हाथ पीछे हो रहे हैं। समझ गए। तो ये सब क्या होता है, हर चीज के पीछे साइंस होता है, अंधविश्वास
जो रहता है वो कुछ भी नहीं है ना। जो भी अपन डिसऑर्डर पढ़ते हैं ना वो ऐसा कर रहा था। सिजोफ्रेनिया वो क्या करता है, अपने आप से बातें करता है, हेलुसिनेशन होता है, मतलब कि हर चीज के पीछे क्या होता है, एक डिसऑर्डर होता है या एक साइंस होता है। बट वो पता कब पड़ता है अपन को, जब उसके बारे में अपन स्टडी करते हैं, इसलिए स्टडी करना जरूरी होता है। समझ गए। तो इस टाइप का पेशेंट आपको दिख जाता है तो हम क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे कि कौन सी डिसऑर्डर है इसको, हंटिंगटन कोरिया है। नाम थोड़ा सा अजीब है, बस लिख के याद रखना, क्या बोलते हैं इसको, हंटिंगटन कोरिया। ठीक है, जिसमें क्या बन जाता है, ये कोरियन बन जाता है, ऐसे याद रख लो। ठीक है, ऐसे हाथ पैर करने लग जाएगा, मूवमेंट करेगा, किससे रिलेटेड डिसऑर्डर है, बेसल गेंग्लिया। समझ गए। अब इसमें याद रखना है कि ये डिसऑर्डर किससे रिलेटेड होता है। तो यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है कि हंटिंगटन कोरिया। अगर आपने अभी नहीं पढ़ा होता तो आपको ये नाम ही नहीं पता होता कि ये भी एक बीमारी है। पता होता क्या, नहीं पता होता तो अपन डीपली स्टडी कर रहे हैं तो हमको पता चल गया कि ये किससे रिलेटेड बीमारी है, बेसल गेंग्लिया की एब्नॉर्मलिटी है, जिसमें बॉडी के मूवमेंट कंट्रोल नहीं हो पाते हैं। किसके, तो पेरिफेरल मतलब हाथ के और पैर के। उसके बाद हमने देख लिया एथेलोसिस, मतलब ये किससे रिलेटेड होता है, ओनली हैंड के एब्नॉर्मल मूवमेंट से। ठीक है, उसके बाद में याद रखना है कि ये जो होता है वो क्या होता है, 4th नंबर के क्रोमोसोम की एब्नॉर्मलिटी होती है। टोटल जो क्रोमोसोम रहते हैं वो कितने होते हैं, 4, 21, 20, 46। टोटल जो नंबर रहते हैं क्रोमोसोम के कितने होते हैं, 46 रहते हैं ना। तो जो 4th नंबर का क्रोमोसोम रहता है, ठीक है, कौन से नंबर का क्रोमोसोम, 4th नंबर का। ठीक है, जो 4th नंबर का क्रोमोसोम रहता है उसमें क्या हो जाती है, एबनॉर्मलिटी हो जाती है ना, मतलब कि प्रॉपर वो बना नहीं होता है या प्रॉपर तरीके से वो अपनी जगह पर सेट नहीं होता है। उस कंडीशन को अपन बोल देंगे 4th नंबर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। तो इस कंडीशन में आपको देखने को मिलता है कि आपका बेसल गेंग्लिया क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है और आपको इस टाइप का पेशेंट दिखता है। समझ गए। तो इस टाइप का पेशेंट दिखे तो याद आ जाना चाहिए बेसल गेंग्लिया से रिलेटेड डिसऑर्डर है। और क्रोमोसोम कौन सा बिगड़ा है, उसका 4th नंबर का क्रोमोसोम बिगड़ गया है या उसमें प्रॉब्लम है। समझ गए। 46 क्रोमोसोम्स बाद में बताती हूँ, है ना। उसके बाद में क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ कुडेट न्यूक्लियस। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या हो जाता है, तो हम बोल देंगे कि जो क्यूडेट न्यूक्लियस था, कौन सा न्यूक्लियस था, क्यूडेट न्यूक्लियस। अभी हमने देखा था इमेज में बेसल गेंग्लिया, उसमें हमने एक छोटा सा न्यूक्लियस देखा था, दोनों पार्ट ऊपर थे, जिसको हमने क्या बोल दिया था, क्यूडेट न्यूक्लियस। अब जो क्यूडेट न्यूक्लियस रहता है वो क्या हो जाता है, बेसल गेंग्लिया का डैमेज। तो डैमेज होने की वजह से कौन सी एब्नॉर्मलिटी हो जाती है, उसको हंटिंगटन कोरिया नाम की बीमारी हो जाती है। तो ये भी याद रखना है आपको कि बेसल गेंग्लिया के डैमेज होने के कारण तो हुआ, पर बेसल गेंग्लिया में पूछ ले कि कौन सा पार्ट डैमेज हुआ था, तो याद रख लेना है आपको क्यूडेट न्यूक्लियस। समझ गए। उसके बाद में है डिक्रीज लेवल ऑफ गाबा। ठीक है, अब जो क्यूडेट न्यूक्लियस रहता है ये क्या करता है, रिलीज करता है इसको, किसको रिलीज करता है, गाबा को। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब क्यूडेट न्यूक्लियस क्या होने लग जाएगा, डिजेनरेट हो जाएगा या फिर ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उस कंडीशन में जो वो न्यूरोट्रांसमीटर बनाता था गाबा, उसका लेवल भी क्या हो जाएगा, बॉडी में कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है कि इसकी वजह से क्या हो जाएगा, गाबा का लेवल कम हो जाएगा। उसके बाद में इट कॉज रैपिड इनवॉलंटरी पर्पसलेस मूवमेंट ऑफ द बॉडी। अब जब गाबा का लेवल कम हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, पर्पसलेस इनवॉलंटरी मूवमेंट होने लग जाएगा, किसका, बॉडी का। मतलब कि जो पेशेंट की बॉडी रहती है वो अपने आप ही क्या करने लग जाएगी, मूवमेंट करने लग जाएगी। समझ गए इतनी बात। तो ये क्या होता है, हमारे 2 डिसऑर्डर। कौन कौन से डिसऑर्डर पढ़े हमने, नाम बताओ जल्दी से। एथेलोसिस, एथेलोसिस में क्या होता है, जो उसके हैंड रहते हैं उसका इनवॉलंटरी मूवमेंट होने लग जाता है, ट्रिमिंग होने लग जाती है ना। और दूसरा कौन सा पढ़ा हमने, हंटिंगटन कोरिया, जिसके अंदर क्या हो जाता है, जो उसके हैंड और उसके जो लेग मतलब पूरी बॉडी का क्या रहता है, इनवॉलंटरी पर्पसलेस वो मूवमेंट करने लग जाता है, जो क्या होती है, 4th नंबर के क्रोमोसोम की एब्नॉर्मलिटी होती है। दूसरी बात याद कर रखना है कि इसमें क्या होता है, जो हमारा क्यूडेट न्यूक्लियस है, जो बेसल गेंग्लिया का एक ऑर्गन या पार्ट है, वो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, जिसका काम क्या था, गाबा को बनाना। अब गाबा क्या हो जाएगा, कम सिक्रेट होने लग जाएगा, मतलब कि डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ गाबा। समझ गए इतना। उसके बाद हम नेक्स्ट डिसऑर्डर देखेंगे, कौन से नंबर का है हमारा, 3रे नंबर का है, जिसको हम क्या बोलेंगे, विल्सन डिसीज। ठीक है, अब विल्सन डिसीज क्या होता है, तो ये काई में पाया जाता है, एडल्ट के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कॉपर डिपोजिशन इन द बेसल गेंग्लिया। अब हमारा जो बेसल गेंग्लिया वाला पार्ट था, कौन सा पार्ट, बेसल गेंग्लिया। मान लो कि हमारा क्या था, पूरा बेसल गेंग्लिया था, इसके अंदर छोटे छोटे 4-5 पार्ट थे जिससे मिलकर पूरा बेसल गेंग्लिया बना था, है ना। अब क्या हो गया, जो बेसल गेंग्लिया रहता है उसके अंदर क्या हो गया, कॉपर का डिपोजिशन। कॉपर को हम किससे लिखते हैं, Cu, मतलब क्या होता है, कॉपर। ठीक है, तो कॉपर आयन का कहाँ पर डिपोजिशन हो गया, बेसल गेंग्लिया पर। ठीक है, तो हम उसको क्या बोल देंगे, विल्सन डिसीज। तो विल्सन डिसीज सीधे से याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एम्स में आया हुआ है कि विल्सन डिसीज क्या होता है। तो हम क्या बोल देंगे कि किसमें होता है, एडल्ट में होता है।
दूसरी बात याद रखनी है कि इसके अंदर क्या होता है, तो जो हमारा बेसल गैंग्लिया होता है उसके ऊपर कौन जम जाता है, कॉपर। कॉपर एक आयन है ना, जो हम डाइट लेते हैं उसमें कॉपर पाया जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, कॉपर का क्या हो जाता है, डिपोडेशन, कॉपर यहाँ पर जमने लगेगा, समझ गए। तो बेसल गैंग्लिया पे आकर क्या जमने लग गया, कॉपर, तो उसको हमने क्या बोल दिया, विल्सन डिसीज। क्या बोल देंगे उसको, विल्सन डिसीज, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो कॉपर कॉन्सेंट्रेशन आर फाउंड इन बेसल गैंग्लिया, है ना, जो कॉपर रहता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन मिलती है, मतलब क्या होता है, जो कॉपर रहता है वो जम जाता है कहीं पर, बेसल गैंग्लिया के ऊपर, ठीक है। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सेरेब्रोप्लाज्मिनोजन, ठीक है, किसकी कमी के कारण, सेरेब्रोप्लाज्मिनोजन की कमी के कारण। अब जो हमारा सेरेब्रोप्लाज्मिनोजन होता है वो क्या होता है, तो एक तरीके का प्लाज्मा प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, जिसका काम क्या रहता है, कॉपर को ब्रेक डाउन करना। क्या करना, कॉपर को ब्रेक डाउन। हमारी बॉडी में जितने भी आयन्स जाते हैं ये क्या होते हैं, अंदर जाके ब्रेक डाउन होता है, इनका एब्जॉर्प्शन होता है, और जो यूजेबल नहीं रहते वो क्या हो जाते हैं, वापिस से रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर क्लास चल रही है अंदर, सारे आप चल रहे, ठीक है। तो क्या हो जाता है, जो प्लाज्मा प्रोटीन रहता है वो क्या हो जाता है, ये क्या करता है, कॉपर का ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। तो जब ये ब्रेक डाउन करता है तो हम क्या बोल देते हैं कि जो कॉपर रहता है वो क्या होता है, बेसल गैंग्लिया पर एक्यूमुलेट नहीं होता है। तो जिस कंडीशन में कॉपर जो रहता है बेसल गैंग्लिया पे अगर वो डिपोजिशन होने लग जाता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, विल्सन डिसीज। तो आपको याद रखना है किसमें होता है, ये एडल्ट में होता है, और ये किससे रिलेटेड होता है, बेसल गैंग्लिया से रिलेटेड होता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट याद रखना है, जो कॉपर डिपोजिशन इन बेसल गैंग्लिया एंड आफ्टर इट ऑल्सो डिपोजिट इन लीवर, किडनी एंड आइस, ठीक है। जो कॉपर डिपोजिशन होता है वो कहाँ पर हो जाता है, बेसल गैंग्लिया में होता है। उसके बाद में ये कहाँ पर डिपोजिट हो जाता है, लीवर में भी जमने लग जाता है। दूसरी बात, ये कहाँ पर जम जाता है, किडनी में भी जम जाता है। और उसके बाद में कहाँ पर हो जाता है, एक्यूमुलेट आइस में भी हो जाता है। तो अब याद हो जाएगा विल्सन डिसीज क्या होता है, तो क्या बोल देंगे हम, एडल्ट में पाया जाता है, जिस कंडीशन में क्या होता है, बेसल गैंग्लिया के ऊपर कॉपर का डिपोजिशन हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि कॉपर को तोड़ने वाला एक आयन होता है या एक प्लाज्मा प्रोटीन होता है, जो क्या होता है, सेरेब्रोप्लाज्मिनोजन, जो क्या करता है, कॉपर का ब्रेकडाउन करता है। बट किसी कंडीशन से क्या हो गया, सेरेब्रोप्लाज्मिनोजन बॉडी में कम हो गया, तो उसके वजह से कॉपर का ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा। जब ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, फर्स्ट तो ये बेसल गैंग्लिया पर आकर जमेगा, दूसरा ये कहाँ पर डिपोजिट हो जाएगा, लीवर में हो जाएगा, और कहाँ पर हो जाएगा, किडनी में, और लास्ट में कहाँ पर डिपोजिट हो जाता है, आइस में डिपोजिट हो जाता है। समझ में आ गया विल्सन डिसीज क्या है। उसके बाद में अपन देखेंगे साइन ऑफ विल्सन डिसीज। क्या देखेंगे, साइन ऑफ विल्सन डिसीज। विल्सन डिसीज में क्या क्या साइन देखने को मिलते हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम होंगे। तो हम क्या बोल देंगे कि पेशेंट का जो फेस रहता है वो कैसा दिखता है, स्माइली फेस दिखता है, मतलब बेसल गैंग्लिया के ऊपर कॉपर जम गया है, तो जो फाइन मसल मूवमेंट थे वो एबनॉर्मल हो जाएंगे, है ना। तो जो मोस्टली फर्क पड़ेगा वो कहीं पे पड़ेगा, उसके फेस पे, मतलब फेस कैसा दिखेगा, इन्वॉल्यूंटरी मूवमेंट करेगा, मतलब स्माइली दिखेगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके का पेशेंट आपको दिखाई देगा, क्लियर है। उसके बाद में है सनफ्लावर कैटारेक्ट। कौन सा कैटारेक्ट दिखेगा अपन को, सनफ्लावर कैटारेक्ट, ठीक है। दूसरा जो साइन हमको दिखेगा वो क्या दिखेगा, सनफ्लावर कैटारेक्ट, ठीक है। अब इसमें क्या दिखेगा हमको कि जो हमारी आइस रहती है ना, इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखेगा, सनफ्लावर, कैसा दिखेगा, सनफ्लावर। सनफ्लावर का मतलब क्या होता है, सूरजमुखी का फूल बोलते हैं हम, है ना। तो उस टाइप का स्ट्रक्चर इसका दिखेगा, बीच में से ब्लैक ब्लैक दिखेगा, और जो साइड में से क्या दिखेगा, येलो येलो डिपोजिशन दिखेगा। तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या आके जम गया है, कॉपर आकर एक्यूमुलेट हो गया है, समझ गए। तो इसको हम क्या बोल देंगे, सनफ्लावर कैटारेक्ट। कैटारेक्ट का मतलब क्या होता है, ऑपेसिटी हो जाना लेंस की, मतलब कि धुंधला दिखने लगना। तो इसको धुंधला तो दिख ही रहा है, साथ में क्या हो गया है, एक साइन दिख रहा है, जिसको हमने क्या बोल दिया, सनफ्लावर कैटारेक्ट, समझ गए। तो एम्स में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि सनफ्लावर कैटारेक्ट जो रहता है वो कौन सी डिसीज में देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम क्या बोल देंगे, कौन सी डिसीज में देखने को मिलता है, विल्सन डिसीज। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि किस कारण से होता है, तो हम क्या बोल देंगे कि आइस के अंदर क्या हो जाता है, कॉपर का डिपोजिशन हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉपर का डिपोजिशन हो जाता है। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट साइन क्या दिखेगा, और ऑपेसिटी ऑफ लेंसेज। क्या दिखेगा, ऑपेसिटी ऑफ लेंसेज, मतलब जो लेंस रहती है वो कैसी हो जाएगी आपकी, कैटारेक्ट वाली हो जाएगी, है ना। या हम बोल सकते हैं कि आंखों से कैसा दिखेगा, उसको अब धुंधला दिखने लगेगा, जिसको हम क्या बोल देंगे, ऑपेसिटी ऑफ
लेंसेज। समझ गए बात को? तो ये क्या होते हैं, हमारे साइन होते हैं किसके, विल्सन डिसीज के। क्या क्या साइन देखे हमने, स्माइली फेस दिखेगा क्योंकि जो फाइन मसल मूवमेंट है वो कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। उसके बाद में सनफ्लावर आइज दिखेगी क्योंकि क्या हो गया, आइज के अंदर कॉपर का डिपोजिशन हो गया है। दूसरा हमको क्या दिखेगा, ऑपोसिटी ऑफ लेंस, मतलब कि कैटारेक्ट हो जाएगा, जो कि मोस्टली किसकी वजह से होता है, डायबिटीज की वजह से भी होता है ना। तो हम बोल देंगे कि क्या हो जाता है इसमें, ऑपोसिटी ऑफ लेंसेज हो जाता है। समझ गए? उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे हम आगे। अब नेक्स्ट हमारा जो डिसऑर्डर होगा वो क्या होगा, काइसेर फिल्सेर सिंड्रोम, है ना। अब ये किसमें होता है, चाइल्ड में होता है। किसमें होता है ये, चाइल्ड में होता है। क्या बोलेंगे इसको, काइसेर फिल्सेर सिंड्रोम। ठीक है, नाम याद रखना पड़ेगा आपको, इंपॉर्टेंट कौन से क्वेश्चन है, ये भी एम्स में आया हुआ है। ठीक है, तो डबल स्टार लगा लेना इस पे, है ना। डायरेक्ट नाम आता है काइसेर फिल्सेर सिंड्रोम। क्या नाम आएगा, काइसेर फिल्सेर सिंड्रोम। क्या होता है, तो हमको पता ही नहीं है कि काइसेर फिल्सेर सिंड्रोम क्या होता है ना। तो हमको याद रखना है कि ये काय में होता है, चाइल्ड में। एडल्ट में क्या होता है, विल्सन डिसीज। दोनों रिलेटेड किससे है, बेसल गैंग्लिया से रिलेटेड है, पर जब वो किसमें होता है, एडल्ट में होता है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, विल्सन डिसीज बोल देते हैं। और जब ये चाइल्ड में होता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, काइसर फिल्सर सिंड्रोम। अब विल्सन डिसीज के सिम्टम अलग है और इसके सिम्टम अलग है, तो दोनों को मिक्स नहीं करना है। ठीक है, और क्या बोलते हैं हम इसको, तो येलो ब्राउन रिंग एट स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, येलो ब्राउन कलर की रिंग बन जाती है ना। इमेज में आपको दिख रहा है, जो हमारा क्या है, स्क्लेरा है और कॉर्निया है ना, उसके बीच में क्या हो गया है, एक लाइन बन गई है। क्या बन गई है, एक लाइन बन गई है। कैसी लाइन बन गई है, येलो ब्राउन कलर की। कौन सी लाइन दिख रही है आपको इमेज में, ये येलो ब्राउन। तो येलो ब्राउन कलर की लाइन बन गई है कहाँ पर, स्क्लेरा किसको बोलते हैं, व्हाइट वाले पार्ट को बोलते हैं, है ना, जिसके अंदर आपके जो आई वाला स्ट्रक्चर रहता है वो पाया जाता है। ठीक है, तो इन दोनों के जंक्शन, मतलब जहां पर ये जुड़ रही है उसके वहां पर क्या हो गया है, कॉपर का डिपोजिशन हो गया है। किसका डिपोजिशन हो गया है, कॉपर का डिपोजिशन हो गया है। तो हमने बोल दिया कि क्या दिखता है, येलो ब्राउन कलर की रिंग दिखाई देती है। उसके बाद में है ड्यू टू कॉपर डिपोजिशन ऑफ आइस। अब ये साइन क्यों दिखता है, तो हमने बोल दिया किसकी वजह से, कॉपर के डिपोजिशन होने की वजह से हमको बच्चों में ये साइन देखने को मिलता है। क्लियर है? इसके बाद में हमको याद रखना है कि अगर क्या हो जाती है, कॉपर की टॉक्सिसिटी हो जाती है ना, तो दोनों कंडीशन में, विल्सन डिसीज में भी टॉक्सिसिटी हो रही है और जो काइसर फिल्सर सिंड्रोम है इसमें भी क्या हो रही है, कॉपर की टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी का मतलब क्या होता है, विषाक्तता, मतलब कि कॉपर का बॉडी में ज्यादा बढ़ जाना। ठीक है, ज्यादा बढ़ जाती है कुछ चीज तो हम क्या बोल देते हैं, जहरीली हो जाती है ना, पॉइजनस हो जाती है बॉडी के लिए, क्योंकि ये जाके सब तो डिपॉजिट हो रही है। जब डिपॉजिट होगी तो एबनॉर्मल कंडीशन देखने को मिलती है। तो हमने बोल दिया कि अगर कॉपर की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो हम क्या देंगे उसको, पेशेंट को एंटीडोट। ठीक है, अब एंटीडोट का बस नाम याद रखना है हमको कि कौन सा एंटीडोट देते हैं हम कॉपर बढ़ने पर, तो हम क्या दे देंगे, पेनिसिलामाइन। कौन सा एंटीडोट दे देंगे, पेनिसिलामाइन। तो बस डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन बनता है इससे कि कॉपर की टॉक्सिसिटी होने पर एंटीडोट क्या देते हैं, तो हम क्या बोल देंगे, पेनिसिलामाइन। क्लियर है? तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, डिसऑर्डर होते हैं किससे रिलेटेड, बेसल गैंग्लिया। क्लियर है? थैंक यू। बंद करो उसको।